Assalamu alaikum everyone, welcome to Reader online class session. This is me, Professor Arshid Sajid, and today our topic is deformities of skeleton. ओके जी, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन का क्या मतलब है? डिफॉर्मिटीज़ का मतलब ये है कि ख़राबियाँ आ जाती हैं। ये चीज़ याद रखिए, फॉर्मेशन का मतलब है जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, और डिफॉर्मेशन का मतलब है जब आप कोई चीज़ ख़राब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। ठीक है, तो डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन का क्या मतलब है कि जब आपके ढांचे के अंदर ख़राबियाँ आती हैं तो हम उसे डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन का नाम देते हैं। तो स्केलेटन का मेन फंक्शन हमारे पास क्या है कि वो आपके जिस्म को सपोर्ट करता है और आपकी बॉडी को अपराइट पोजीशन देता है। लेकिन यही जब स्केलेटन वीक होना शुरू हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो आपके सामने क्या आती हैं? ख़राबियाँ इसकी आना शुरू हो जाती हैं। ये मीन्स डिफॉर्मिटीज़ शो होना शुरू हो जाती हैं। और इस डिफॉर्मिटीज़ की कई वजूहात हैं, और इस वजूहात में जो सबसे पहली वजह है वो हम देखेंगे जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज का क्या मतलब है कि कोई भी अगर ये डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन जो है वो जीन्स की वजह से हो। अच्छा, अब आपको पता है कि जितने भी हमारे जिस्म में करैक्टर हैं या एक ऑर्गेनिज्म में करैक्टर आते हैं, फॉर एग्जांपल उसके बालों का ब्लैक होना, आइज़ का रंग ब्राउन होना, स्किन का कलर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जितने भी करैक्टर्स या ट्रेट्स हैं, इनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल जो जीन्स वो खसूसियात बना रहे हैं वही जीन ख़राब हो जाएं या उनमें ख़राबियाँ आ जाएं और उसकी वजह से कोई बीमारी पेश आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि किसकी वजह से हुई है? ये जेनेटिक कॉज की वजह से हुई है। तो सबसे पहला जो हमारा जेनेटिक कॉज में हम डिफॉर्मिटीज़ पढ़ रहे हैं स्केलेटन की, वो है हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट का मतलब है गैप आ जाना, पैलेट का मतलब है तालू। तालू क्या है? आपका रूफ ऑफ ओरल कैविटी, यानी कि जो आपकी ओरल कैविटी की जो छत है जिसे हम तालू कहते हैं उसे हम पैलेट कह रहे हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है कि ये आपके पास एक नॉर्मल पैलेट की पिक्चर है। ठीक है, एक नॉर्मल तालू की पिक्चर है। अगर हम तालू को डिवाइड करें तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा, एक अंदर वाला हिस्सा और एक हड्डी में। जो आपके पास बाहर ये ऑरेंज कलर का सरफेस नजर आ रही है, ये जबड़ा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मैक्सिला। अब ये जबड़े की बाहर वाली साइड है, लेकिन जब जबड़े की अंदर वाली साइड देखेंगे तो आपको ये पिंक कलर का एरिया शो हो रहा है और इसे हम कहते हैं पैलेंटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, यानी मैक्सिला का अंदरूनी हिस्सा। और फिर जो लास्ट में आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये क्या है? आपके पास पैलेंटाइन बोन है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो आपके पास पैलेट है, इसका मकसद क्या है? इस पैलेट का मकसद ये है कि जो नाक की कैविटी है, यानी जो नेजल कैविटी जिसके थ्रू हवा पास होती है, और जो हमारे पास ओरल कैविटी है जहाँ से खाना पास होता है, इन दोनों को वो सेपरेट रखती है ताकि हवा वाली जगह से हवा पास हो और खाने वाली जगह से खाना पास हो। ठीक है, तो हम इस पैलेट का क्या फंक्शन लेंगे कि ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को क्या रखती है? ये सेपरेट रखती है। नेजल कैविटी से हवा ही पास होगी और ओरल कैविटी से खाना पास होगा। ये मैं आपको उस वक्त कंडीशन बता रही हूँ जब एक ऑर्गेनिज्म नॉर्मल है, उसके जीन्स प्रॉपरली नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन अब होगा क्या? अब ये होगा कि जीन्स खराब हो गए हैं, जीन्स जो है वो माल फंक्शनिंग करना शुरू हो गए हैं। अब होगा क्या कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक बड़ा सा जो है वो गैप नजर आ रहा है। ये गैप क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि जीन्स जो है वो इस प्रॉपर पैलेट को बना नहीं पाए हैं। ठीक है, और ये गैप जो है वो फिर परसिस्टेंट ओपनिंग के तौर पे हम कहेंगे। परसिस्टेंट ओपनिंग का मतलब है जो परमानेंट ओपनिंग बन जाती है। ठीक है, अब भाई देखिए यहाँ पे एक गैप है जिसे हम क्लेफ्ट भी कहते हैं। तो जब पैलेट के अंदर एक गैप आ जाए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लेफ्ट पैलेट। अब होगा क्या कि जब आप लोग खाना खाएंगे और वो खाना ओरल कैविटी से पास होगा टुवर्ड्स द नेजल कैविटी, क्यों? क्योंकि अब सेपरेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो खाना कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा, और जब वो लंग्स में चला जाएगा तो वो क्या होगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा। और जब लंग्स के अंदर खाना चला जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो जाए तो हम इसे एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। अच्छा, अब आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस बच्चे को क्या है? हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट है जिसके अंदर क्या है कि जो आपका ऊपर वाला तालू है यानी जो पैलेट है उसके अंदर एक आपको प्रॉपर गैप नजर आ रहा है, और इस गैप कहाँ तक ये देखें लीड कर रहा है? उसके नाक तक लीड कर रहा है। इट्स मीन कि अब ये एक आम रास्ता बन गया है कि इसी रास्ते से खाना भी जा रहा है और हवा भी जा रही है। तो क्या होता है कि लंग्स में खदशा होता है कि खाना जो है वो लंग्स में चला जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो जाए, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्पायरेशन निमोनिया।
नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है वो है माइक्रोसेफेले। माइक्रो मीन छोटा, सेफेले मीन सर, मीन्स ऐसे जीन्स जो सर को बनाते हैं यानी स्कल को बनाते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा स्कल है वो छोटा रह जाता है यानी स्मॉल साइज का रह जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल साइज है स्कल का जो कि एक नॉर्मल बच्चे में होता है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके अंदर माइक्रोसेफेली हो जाती है या जिनके जीन्स काम नहीं करते, जिन्होंने प्रॉपर उसके सर का साइज बनाना है, तो वो क्या होता है कि उसके सर का साइज जो है वो छोटा रह जाता है। और जब सर का साइज छोटा रह जाता है आमतौर पे हम इन बच्चों को एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। ठीक है जी, इस पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसके सर का साइज जो है वो नॉर्मल से छोटा है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जेनेटिक कॉज में डिजीज आती है वो है आर्थराइटिस। आर्थर का मतलब होता है ज्वाइंट एंड आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी जो जोड़ है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, हम आपको टीचर जो है वो आमतौर पे इन्फ्लेमेशन का लफ्ज़ बड़ा सादा समझाते हैं कि जी सूजन हो जाती है। लेकिन जब कोई भी चीज़ स्वेल करती है तो उसमें स्वेलिंग क्यों कॉज होती है, या यूँ समझ लें कि स्वेलिंग के अलावा कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। असल में जिस जगह इन्फ्लेमेशन होती है वो 3-4 चीज़ों का मजमुआ होती है। क्या है कि जिस जगह इन्फ्लेमेशन है वो चीज़ रेड हो जाएगी, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे या उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या बुखार होने के चांसेस होते हैं, वहाँ उस जगह के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, ब्रस्ट हो जाती हैं। दैट्स वाई वहाँ पे क्या कॉज होती है, स्वेलिंग कॉज होती है। तो इन्फ्लेमेशन इन सारी चीज़ों का मजमुआ है। और जब ये सारी चीज़ें आप कहाँ देखें, जॉइंट्स के अंदर देखें, तो हम इसे कहते हैं ये आर्थराइटिस है। ठीक है जी। तो हम आर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इन्फ्लेमेटरी एंड डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ जॉइंट, कि ऐसे जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट होना शुरू हो जाए तो उस डिजीज को आर्थराइटिस कहते हैं। अब आर्थराइटिस हो कैसे रहा है, उन्होंने कहा है कि इसकी 100 डिफरेंट टाइप्स हैं या 100 डिफरेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो रहा है। जो आज हम पढ़ेंगे वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। Osteo mean bone and arthritis mean again inflammation of joints। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर असल में हमारे पास ये क्रॉनिक आर्थराइटिस है जिसके अंदर क्या होता है कि ना सिर्फ जॉइंट्स आपस में इन्फ्लेमेट हो जाते हैं, इसके अलावा बोन्स भी इससे इफेक्ट होती हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ना सिर्फ हम जॉइंट्स को देखेंगे कि वो डीजनरेट हो रहे हैं, इसके साथ साथ बोन भी डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज के अंदर हम हार्मोन्स की वजह से जो बीमारियां आती हैं बोन्स के अंदर या डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन आती हैं वो पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले आती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का लफ्ज़ अगेन जहाँ पे भी लफ्ज़ आ जाए उसका मतलब क्या है, बोन। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोसाइट्स हमारे पास, मैंने आपको याद हो मैंने पढ़ाया आपको, ऑस्टियोसाइट्स हैं। ऑस्टियोसाइट्स का क्या मतलब होता है, बोन। तो ऑस्टियो मीन बोन एंड पोरोसिस मीन पोर्स बन जाना। ठीक है, यानी हड्डी के अंदर पोर्स आ जाते हैं या हड्डी भुरभुरी हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब होता क्या है कि ये हमारे पास एक नॉर्मल हड्डी है, और नॉर्मल हड्डी के अंदर जब हार्मोन्स काम नहीं करते तो होता क्या है कि इस हड्डी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। और जब वो मिनरल्स अपनी जगह छोड़कर बाहर चले जाते हैं, या इस प्रोसेस को हम डीमिनरलाइजेशन भी कह सकते हैं, तो जब हड्डी के अंदर डीमिनरलाइजेशन हो जाती है, मिनरल्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। और जब ये छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं तो बोन जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपके पास एक हेल्दी बोन है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, मिनरल्स बाहर आना शुरू हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। अंदर से बोन खोखली होना शुरू हो जाती है या भुरभुरी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर इसका इफेक्ट क्या होगा कि ऑब्वियसली जो बोन का मैस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगी बोन की। इस चीज़ को मैं कैसे आपको समझा सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास वाटर है, वाटर जो है, वाटर का एक ग्लास है जी, यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है। अब वाटर का फार्मूला आपके पास क्या है, H2O। ठीक है। अब पानी को मैंने इधर तक कम कर दिया। ठीक है, पहले पानी यहाँ तक था, अब पानी यहाँ तक है। बेशक मैंने पानी को कम किया है, लेकिन पानी का फार्मूला तो एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, बेशक पानी ज़्यादा हो या पानी कम हो,
पानी हमेशा H2O ही रहेगा। इसी वजह से कि बेशक आप बोन के अंदर मिनरल्स को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन इसकी कंपोजिशन, इस बोन की कंपोजिशन हमेशा एक जैसी रहेगी। अब मसला ये आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है? होती है कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे मैन जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? जब एक्सरसाइज जिस्म में नहीं होती तो प्रॉपर खून की गर्दिश नहीं होती, बोन्स एक्टिव नहीं होती, प्रॉपरली मिनरल्स जो हैं वो डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं, दैट्स वाई ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर ना कैल्शियम है और ना प्रोटीन्स हैं, इसकी वजह से बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास बोन्स हैं इसके लिए कैल्शियम ज़रूरी है इनकी ताकत के लिए, क्योंकि कैल्शियम हमारे पास एक मिनरल है। और प्रोटीन जो है, आपको पता है कि जो सेल्स हैं बोन्स के, वो एक कोलेजन मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एम्बेडेड होते हैं, और वो प्रोटीन कौन सी है? हमारे पास कोलेजन प्रोटीन है। दैट्स वाई कि ऐसी डाइट जिसके अंदर कैल्शियम भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकते हैं। आगे जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह क्या है, कि ये ज़्यादातर हमारे पास एजिड वुमेन्स के अंदर होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एजिड वुमेन्स होती हैं, यानी जो बूढ़ी ख़वातीन हो जाती हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनके अंदर होता क्या है कि उनके अंदर मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो उनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाता है। ठीक, अभी यहाँ तक बात रोक दें। अब पहले हम ये देखेंगे कि अगर एक औरत के अंदर नॉर्मल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है या ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा। जब जिस्म के अंदर नॉर्मल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है तो जो बोन के सेल्स हैं जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स हैं जिन्होंने बोन बनानी होती है, उनकी तादाद भी ज़्यादा हो जाती है। इट्स मीन जब ये सेल्स एक्टिव होंगे तो आपकी बोन्स भी एक्टिव होंगी। लेकिन जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन को डिसॉल्व करने वाले सेल्स की तादाद कम रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने बोन्स बनानी है, उनको ख़त्म नहीं करना। तो जब नॉर्मल एस्ट्रोजन होता है तो बोन्स बनती हैं किसकी मदद से? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स की मदद से, लेकिन ऑस्टियोसाइट्स को की तादाद को कम रखा जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो क्या होगा कि जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट है वो कम प्रोड्यूस होंगे। इट्स मीन कि जो बोन बनाने वाले सेल्स हैं वो बोन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, जब बोन नहीं बनाएंगे तो जो बोन है वो वीक होना शुरू हो जाएगी, और जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं यानी जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे और वो बोन को वो अंदर से खोखला करना शुरू हो जाएंगे या बोन्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है ERT। ERT मीन्स एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हम उनको क्या करते हैं कि बाहर से एस्ट्रोजन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब उनके जिस्म के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन हो जाएगा तो कोई भी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर नहीं होगा, या हम यूँ कह सकते हैं इट गिव प्रोटेक्शन टुवर्ड्स द ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स का क्या मतलब है कि ऑस्टियोपोरोसिस की मदद से होने वाली जो हड्डियाँ टूट जाती हैं वो अब नहीं होंगी। किसकी मदद से? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी की मदद से। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है हमारे पास न्यूट्रिशनल कॉज। न्यूट्रिशनल कॉज का मतलब ये है कि जब आप प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट के अंदर नहीं ले रहे हैं तब भी आपके पास डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑस्टियोमेल्सिया। ऑस्टियो मीन्स अगेन बोन्स का, मेल्सिया मीन्स सॉफ्ट हो जाना यानी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। लेकिन अब जो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स है वो किसकी वजह से है? जब आप डाइट प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसमें अब आपके जिस्म का कोई कसूर नहीं है, कोई जीन्स, कोई हार्मोन्स का कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ आपका है कि आप डाइट अब प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं। तो होता क्या है कि जब जिस्म के अंदर प्रॉपर्ली कैल्शियम आपकी डाइट के अंदर मौजूद नहीं होता, तो जब कैल्शियम कम होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होगा तो यही ब्लड बोन्स को जब कैल्शियम है जाहिर सी बात है कम देगा, यानी बोन्स के अंदर भी कैल्शियम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी कि बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा कि बोन टूट जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, और इससे होता क्या है कि जब बोन सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं तो वो मुड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बो होना शुरू हो जाती है। जैसे देखें यहाँ पे आपको बोन स्ट्रेट वे नज़र आ रही है और यहाँ पे बोन जो है वो मुड़ी हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑस्टियोमेलासिया हो गया है।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी इफ़ेक्ट क्या है इसका। इफ़ेक्ट ये है कि अब ऐसी हड्डियां जो कि ख़ास तौर पे बनाई गई हैं, जिनको वज़न जिन्होंने बर्दाश्त करना, जिस तरह हमारी टांगों की हड्डियां हैं, इन्होंने ख़ास तौर पे हमारे जिस्म का वज़न बर्दाश्त करना होता है। तो जब इनके अंदर सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स ऐसी डिजीज़ आ जाती है तो ये वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती, ये फ़ौरन क्या हो जाती है, बेंड हो जाती हैं और इनकी शक्ल ख़राब हो जाती है, यानी डिफ़ॉर्म हो जाती है। सिम्टम क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये डिजीज़ हो गई है, कि जब इन हड्डियों पे ऊपर आप वज़न डालेंगे तो आपको दर्द महसूस होगी, ठीक है। पेन महसूस होगी कब, जब वेट इज पुट ऑन द लेग्स, जब लेग्स पे वज़न पड़ेगा तो आपको पेन महसूस होगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो डिजीज़ आती है वो हमारे पास है रिकेट्स। रिकेट्स आम तौर पर ज़्यादा चिल्ड्रन के अंदर होती है और इसके अंदर क्या होता है कि जो लेग्स हैं वो मुड़ जाती हैं और उनका जो पेल्विस होता है, पेल्विस का क्या मतलब है, जो हिप बोन वाली जगह है, ये क्या होती है, ये डिफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी टांगे जो हैं वो मुड़ जाती हैं, सीधी नहीं रहती हैं। और ये ज़्यादातर बीमारी बच्चों में होती है, ठीक है। रिकेट्स जो है वो बच्चों के लिए खासतौर की बीमारी है, जिसे हम कहते हैं ये चिल्ड्रन में ज़्यादा पाई जाती है। क्यों होगी भाई ये चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि इनके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। कैल्शियम तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, बोन्स के अंदर इसकी डिपोजिशन बहुत ज़रूरी है, हमारे जिस्म में प्रॉपर होम्योस्टेसिस का प्रॉपर फंक्शन है कि कैल्शियम को जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। विटामिन डी का क्या काम है, इसको भी देख लेते हैं। अब होता क्या है कि जब आप जिस्म के अंदर, अब एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, जब आप फूड के अंदर आपके कैल्शियम की तादाद ज़्यादा होती है तो वही फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमने कैल्शियम को पकड़ के लेके जाना होता है ब्लड की तरफ। तो ऐसा बंदा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कैल्शियम को पकड़ता है और टुवर्ड्स द ब्लड लेके जाता है, वो बंदा विटामिन डी है, ठीक है। तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को कैरी करता है और ब्लड की तरफ भिजवाता है, और ब्लड क्या करता है, फिर इस कैल्शियम को बोन्स की तरफ भिजवाता है, जिससे बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। अब हो गया क्या, अब जिन बच्चों को रिकेट्स होता है उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल विटामिन डी नहीं होगा, इट्स मीन कोई भी कैल्शियम को उठाने वाला नहीं है। कैल्शियम जब उस फूड या उस डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं आप पकड़ेंगे तो ब्लड की तरफ नहीं जाएगा, ब्लड की तरफ नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बोन्स भी उसे जो है वो पिकअप नहीं करेंगे और बोन्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होंगी, ठीक है। पहली ये बात होगी। दूसरी बात कि अगर आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम ही नहीं है तो विटामिन डी तो है वो फिर फारिग फिरता रहेगा, जाहिर सी बात है। तो विटामिन डी जब कैल्शियम उसे नज़र नहीं आएगा तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और अगेन बोन्स जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है कि ज़्यादातर ऐसे बच्चे जिनके अंदर रिकेट्स होता है, हम उनको प्रेफर करते हैं कि आप ऐसा मिल्क इस्तेमाल करें जिसके अंदर कैल्शियम भी हो और ख़ास तौर पर विटामिन डी भी हो, ठीक है। तो ऐसे मिल्क की कंजप्शन जिसके अंदर विटामिन डी भी हो और कैल्शियम भी हो, तो दोनों चीज़ें आपको एक ही चीज़ में मिल रही हैं, तो ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर जब न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको धूप के अंदर जो है वो खासतौर पर सुबह सुबह वाली जो धूप होती है उसके अंदर बच्चे को एक्सपोज करवाया जाता है, उसकी स्किन को। क्यों? क्योंकि जो शुआएँ होती हैं वो क्या करती हैं कि वो विटामिन डी अपने पास लेकर आती हैं और उसके जिस्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती हैं, जिससे क्या होगा कि विटामिन डी जब जिस्म में ज़्यादा होगा वो कैल्शियम को ज़्यादा अच्छे से पिकअप कर पाएंगी, ब्लड की तरफ भेजेंगी और ब्लड जो है वो बोन्स की तरफ भेजेगा, जिससे बच्चे की हड्डियाँ क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी और वो मुड़ेंगी नहीं, बोर्ड नहीं होंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो हमारे पास असाइनमेंट है। जब आप ये लेक्चर सुनेंगे आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है टुवर्ड्स LMS पोर्टल। और असाइनमेंट ये है कि आपने बड़ा अच्छा सुन लिया, मुझे सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपने ऑलमोस्ट 25 लेक्चर्स से 26 लेक्चर्स जो हैं वो आपने सुन लिए हैं। अब बारी आती है, अब आपने भी जो है वो मुझे कुछ अपनी आउटपुट शो करवानी है, और वो ये है कि हम लोगों ने डायग्राम्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की आपने मुझे बना के दिखानी है, डायग्राम ऑफ एल्बो जॉइंट बना के दिखानी है, एंड डायग्राम ऑफ हिप जॉइंट जो है वो आपने मुझे बना के दिखानी है, ठीक है जी। इन तीनों की जो डायग्राम है वो मुझे LMS पोर्टल पे चाहिए, सब बच्चों की चाहिए, बॉयज़ की भी एंड गर्ल्स की भी, ठीक है जी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।